बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। जिस तूफ़ान की बातें चल रही हैं, चाहे वो हमारे पड़ोस में हो या कि पाकिस्तान में हो, बाइपर जॉय अब 410 मील तक हमारे पास रह गया है, जो कि 15 और 14 जून को ये तवक्कुआत की जा रही है कि ये पाकिस्तान में पहुंच सकता है और ख़तरे की घंटी बजा सकता है। और नकल मकानी का सिलसिला भी जारी है। सिंध हुकूमत जो साहली पट्टी है, केटी बंदर से लेके बदीन, ठट्ठा, सजावल और कराची के जो इलाके हैं, जो अवाम है, उनको कहा जा रहा है कि आप खाली कर जाएं, बाद में आएगा जब हालात बेहतर हों। तो क्या नुकसानात होंगे, कैसे इससे बचा जाए, इस पर भी बात करेंगे। और जो इसकी एक्सपर्ट रखते हैं, जो इसकी एक्सपर्टीज़ हैं, जिनके पास महकमा मौसमियात वाले, उनका कहना है कि 99 में आज से कमोबेश 22-23 साल पहले भी एक ख़तरनाक इस तरह का समुद्री तूफ़ान आया था, जिससे कई अमवात और लाखों लोग बेघर हुए थे। तो लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है, हम इस पे बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि कराची के मेयर की जंग किस सिमत जाएगी, इस पर भी हम बात करेंगे। तमाम पर बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफाकी नुमाइंदे करेंगे अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब। बहुत शुक्रिया सर, बाजवा साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ कराची की मारूफ शख्सियत, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सलीम सचवानी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, सलीम सचवानी साहब आपने भी टाइम दिया। उनके साथ जमात इस्लामी की भी नुमाइंदगी है सर, आज राशिद मन्नान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर राशिद मन्नान साहब आपका भी। रज़ाक बाजवा साहब, बाइपर जॉय एक तूफान आ रहा है, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल मुतारिक है जी। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद दौरा किया है और जितने भी फोर्सेस हमारे साथ, नेवी है, आर्मी है, जितने भी फोर्सेस हैं वो सारी जो है मुतारिक हैं। बदीन में, सजावल में, ठट्ठे में, घोड़ाबाड़ी में, इन सारे एरियाज़ का सीएम साहब खुद हेलीकॉप्टर पर आ जा रहे हैं और उसकी निगरानी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह वहाँ जो कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों को हमने दूसरे इलाकों में मुंतकिल किया सिंध गवर्नमेंट ने, इंतज़ामिया ने, हमारे अरकान सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, नाज़मीन, सारे के सारे हमने जो इस साइड पे जो जिन इलाकों में सैलाब आने के ख़दशात हैं, यानी ठट्ठा, सजावल, बदीन वगैरह ये ज़्यादा मुतासर हैं, तो उस एरियाज़ के जो अरकान असम्बली हैं, सीएम साहब ने उनको सेशन से भी छुट्टी दी है उन्हें कि आप बचड़ आपके अरकान असेंबली काम करेंगे वहाँ? कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। चले इस पे बात करते हैं। सर सलीम सचवानी साहब, आप चूँकि अपोजिशन का आपका किरदार है, सिंध हुकूमत की चूँकि कहा जा रहा है कि बड़ी एक्टिव हो गई हैं, तमाम जो इदारे हैं, इंतज़ामिया है, वो एक्टिव हो गई है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तूफ़ानी हालात को, मुतमईन है? सर मीडिया में तो हमेशा से एक्टिव रहते हैं, कौन सी नहीं बात है। ये मीडिया की हद तक तो इनकी कारकर्दगी बड़ी शानदार होती है, ऐसे शानदार होती है कि तमाम सैलाब जंजान के भी मसाइल हल हो गए थे। अब हम देखते हैं, अल्लाह न करे, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह इस तूफ़ान से तमाम शहरियों को महफूज रखे, मगर कारकर्दगी तो उसी वक्त इनकी नुमायाँ होगी जब ये आफत आएगी। हमें उनसे बेहतरी की उम्मीद नहीं है कि बेहतरी की उम्मीद नहीं है। सर आप कैसा देखते हैं राशिद मन्नान साहब, ये जो एक कुदरती आफत के आने के खदशात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, कुदरती जो आफत है उस पर गवर्नमेंट ने तो एक्शन लिया है। आज मैं खुद टीवी में देख रहा था, मोहतरमा शीरी रहमान और एनडीएमए के अनवर मगर चेयरमैन है जो वो थे, फिर मुर्तज़ा रात ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लोगों को चीज़ें इंस्ट्रक्शंस तो दी गई है, लोगों को बताया गया है, अवेयरनेस दी गई है। अब आवाम का काम है कि वो इस पर अमल दरामद करे। ये तूफान को ऐसी मजाक तो है नहीं कि उसको ऐसी मजाक में लिया जाए। दफा 144 के बावजूद लोग जो है क्लिफ्टन के शहरों पर जा रहे हैं, तो इसको सीरियस लेना चाहिए। नुकसान एक जान का हो या सैकड़ों जान का नुकसान, जानी नुकसान बहुत बड़ा है। तूफान है और ये अल्लाह ताला की तरफ से है। हमें तमाम इंस्ट्रक्शन पर अमल भी करनी चाहिए जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, जितनी अवेयरनेस हमें दी जा रही है उस पर अमल दरामद करनी चाहिए, और साथ अल्लाह ताला से माफ़ी की तलबगारी। बहुत खूबसूरत बात की राशिद मन्नान साहब ने, बहुत खूबसूरत बात की। और जो हुकूमती नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद रज़ाक बाजवा ने कहा है कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या जो हुकूमत है वो बहुत काम कर रही है और इस तूफान में भी काम करेगी। कैसे काम कर रही है वो तमाम इजला में हम इस पे बात करते हैं। प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवाइएगा, बाजवा साहब को दिखाते हैं कि उनकी सिंध में 90s को छोड़ के तीसरी हुकूमत है। 15 सालों से आप मुसलसल हुकूमत कर रहे हैं सिंध में, और सिंध के शहरों का हाल क्या है, कैसी है सिंध,
اور وہاں کی انتظامیہ کیا کام کر رہی ہے. ذرا اس کلپ کو چلائیے تو پھر آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. ضلع میں انتظامیہ کے خدا جو قہر کڑکندو. MNA MPA DHO MS DC خدا جو قہر کڑکندن. اللہ انہن کے ماریندو جی انہن کے گندو کرے ماریوں. نہ پکھے جی سہولت آ, نہ ایکس رے جی سہولت آ, نہ پانی جی سہولت آ. تہاں پان ॾिसो कोस घरा करोड़े रुपए जो बजट गॾिजी खाइनि था पिया. सुबुह को वॾी एम्बुलेंसूं जेके 112 उन्हनि लिकाए छॾिया. हाणे मां DHO ऑफिस में वेठो आहे, वञी कढी आयो आहियां, आवाम सॼी गवाह वठी करे त बिहारे मां गाॾियूं कराए आयो आहे. गाॾियूं उन्हनि लिकाए छॾियूं आहिनि. हिकिड़ी एम्बुलेंस रेड़नि ते रक्षनि ते लाश आया आहिनि. असांजे रथ जा ॻोढ़ा गाड़ियूं था पिया ऐं इंसानीअ जे नाते असांजा लोढ़ा लताड़े छॾिया आहिनि ऑफिसरनि हितां जा. असां मज़ामत कयूं था. रोड जा करोड़े रुपया खाई विया. तव्हां ॾिसो आसमान ते पुल वञी बीहारिया अथनि. जेको लापरवाही करोड़ रुपया खाई विया उन सबब जेको आहे असांजा माण्हू मुया खुदाई सॾ. आपने सुना, ये फरियाद थी कश्मूर एट कंदकोट सिंध के ये इजला हैं जो कि साहब कह रहे थे कि ना पंखे हैं, कसाई खाना बने हुए हैं यहाँ के हॉस्पिटल. नहीं, ये तो कोई गाड़ियाँ एम्बुलेंस नहीं है. ये अभी का सर कल का क्लिप है. कश्मीर में कौन सा सर ये आपको चीजें भेज दूंगा. तूफान नहीं है सर, ये इंतजामिया काम है. हॉस्पिटल में आपकी कोई कारकर्दगी नहीं है, ना हॉस्पिटल के पंखे हैं, वो कह रहा है ना एम्बुलेंसेस हैं, ना सड़कें हैं, कुछ भी नहीं है. ये सारी चीजें आपको हम व्हाट्सएप भी कर देंगे. नहीं, आप मैं इसका जवाब देता हूँ. देखें, सिंध में जितने हॉस्पिटल मुतारिक और फ़हाल हैं, आप जो अभी जो खैरपुर में सर NICVD का नाम नहीं लिया मैं खैरपुर आगे बढ़े जी. खैरपुर ठीक है, ये कंदकोट की बात है, वहाँ क्यों नहीं है? नहीं, अब जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जरूर होगा वहाँ. वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पंखे ही नहीं है. वो कह रहा है पंखे ही नहीं है, जरूर बिजली तो होती नहीं है हमारे पास, सड़कें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. और कह रहा है अल्लाह का अजाब गिरेगा इनके ऊपर. ये वहाँ के लोग कह रहे हैं. उनका हक पहुँचता है. अगर उन्हें तकलीफात है तो वो बिल्कुल हम आवाम की बात ये सुनने के लिए तैयार है. अगर कोई ऐसे हकीकत, वरना तो ये देखिए कि मीडिया के सामने तो वो इल्जामात लगाए जा, और वो आया हुआ अस्पताल में वो दोस्त मैं नहीं जानता कौन है, और वो बातें कर रहा है कि जी हमारी सड़कों के पैसे खा गए, हमारे रोड के पैसे खा गए, हमारे घरों के बिस्तरों के पैसे. अरे बाबा, आप हॉस्पिटल में आप दवाई की बात करें, आप डॉक्टरों की बात करें, आप इलाज की बात करें, आपने पंखों की बात की, बिल्कुल हम सराखों कह रहे हैं रेडियो पर हम लाश लाए हैं, और लाश जिन सड़कों पे लाए वो सड़कें भी नहीं है. नहीं, गिरते मरते हमारे लोग पहुंचे हैं. और इलाकों में तो शहरों जितनी सहूलतें नहीं है ना. आप कराची जैसी सहूलतें तो दही इलाकों में नहीं है. जो वहाँ की मुनासिब सूरत हाल है वो दुरुस्त है. जो अब पीपल्स पार्टी के मुखालिफ भी तो लाखों लोग हैं ना सिंध में. सारे कोई पीपल्स पार्टी के हक में तो नहीं बोलते हैं ना. तो जाहिर है फिर वो मीडिया को देख करके जो हमारे मुखालफिन है वो फिर उछल कूद शुरू कर देते हैं. हालांकि उनकी उछल कूद जो है बिल्कुल झूठ पर मबनी है. ये सब झूठ बोल रहे थे. रज़ाक बाजवा कह रहे हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं झूठ मैं ये कह रहा हूँ कि वो शख्स हॉस्पिटल में खड़ा होकर सड़कों का मुतालबा कर रहा है. भाई आप अस्पताल में बताएं कि डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन नहीं है, इलाज नहीं है. पंखों की मैं पूरी सिंधी जानता हूँ. मैं आप सिंधी में बात कर रहे हैं. ठीक है, आप आ जाए, इंटरप्ट नहीं करना. चले आगे आपका पॉइंट सर. आप कह रहे हैं कि वो साहब गालबन ज्यादा झूठ बोल रहे होंगे. ये आपको स्टोरी भी हम भेज देंगे. बाजवा फरीद साहब देखा आपने, ये सिंध के एक बासी थे जो कि फरियाद कर रहे थे कि हमारे पास ये हाल है हॉस्पिटल्स का. सर इसके साथ में जो हॉस्टल के अंदर की सूरत हाल थी वो उसकी वजाहत कर रहा था. साथ साथ देखा सड़कों के बजट तो खा गए हो, कम से कम हॉस्टल के तो छोड़ देते. इसके कहने का असल मुद्दा यही था. मुझे समझ में नहीं आ रहा अस्पताल था या हॉस्टल था. वो था क्या? अस्पताल क्या मकसद है? अस्पताल बोले या हॉस्टल में तो स्टूडेंट रहते हैं. हॉस्टल बोले उसमें मरीजों का क्या काम है हॉस्टल में? कहने का मकसद इसका यही है कि आप इसको एक्सीडेंट न पकड़े, इसकी उसका जो तकलीफ है वो आप उसको पकड़े. हमने मान ली पंखे पंखों की अगर उसने बात की है उनकी सलाखों पे जो एक्सरे की मशीनें नहीं है उनको जो तकलीफ ये सब कुछ उसने लफ्ज का नाम लिया. आप दोबारा चला उन्होंने ये कहा कि जी हमारे रोडों का फंड कहाँ गए. सर उन्होंने ये कहा रोडों अस्पताल में खड़े हो गए, रोडों के फंड तो खाए गए, कम से कम हॉस्टल के फंड तो न खाते, उधर तो कम से कम बख्श देते हैं. सर बात आप उसकी शायद दोबारा बात में आपको क्लिप व्हाट्सएप कर देंगे. मसला ये नहीं है कि ये क्लिप क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है. मसला आप देखें ना सर, एक तरफ तो कहा जाता है
कि बैरून ममलिक से सिंध में आ रहे हैं लोग, इलाज मुआवजे की सहूलतें बिल्कुल आ रहे अच्छी हो गई हैं, है। और दूसरी तरफ हमारे जरदारी साहब जो है वो दुबई में अपनी आंखों के इलाज के लिए जा रहे हैं। ये दो तरफा बयान देखिए, जरदारी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, इनको बोलने दीजिए, मैं फिर आपसे इसकी वापस मिसाल ले तो रहा ये होती है कि जरदारी साहब इस सिविल अस्पताल में जाते और वहाँ पे जाके अपनी आंखों का इलाज करवाते, हम इनको सल्यूट करते कि हाँ भाई जरदारी साहब गए सिविल अस्पताल में, गरीबों के बीच में जाके उन्होंने भी अपनी आंखों का इलाज कराया, तो वहाँ पे भी लोगों को वैसी ही सहूलतें जो अमीरों को है। सर ठीक जब है। तक सिस्टम को सही नहीं किया जाएगा, सिस्टम को कैसे ठीक करें, हम आपको पीटीआई की चीजें दिखाते हैं आपको सर। नहीं किया जाएगा ठीक है। इनको कि जितने हेल्थ 3.5 सालों में ओके, इन्वेस्ट कर दें वो और यहीं के लोकल Sure. हॉस्पिटल में इलाज करवाएं, ये सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएं, इसके बाद में सही होगा। ठीक इसमें है। तो सही नहीं होगा ये। आ गया सर। प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवाएं आप, क्योंकि सलीम सचवानी साहब कह रहे हैं सिस्टम को हमने ठीक करना है। सिस्टम ठीक कैसे होगा कि जब सियासी पार्टियों के ये हालात होंगे, जो कि पीटीआई के चेयरमैन, जी हाँ पीटीआई के चेयरमैन उन्हें भी आज एक वीडियो जारी कर ही दिया सर, जरा वो वीडियो सुनाए फिर सलीम साहब को पीटीआई के लोग क्या कह रहे हैं। जमात इस्लामी से तो हमारे बहुत सारे चीज़ों पे इख्तिलाफ है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब 15 जनवरी को इलेक्शन हुआ तब से लेकर अभी तक ये जो रिजर्व, ये 6 तारीख को हमारी ये रिजर्व पे वोटिंग था, उस वक्त तक, बल्कि अभी भी कुछ जगहों पे हमारे इनके साथ मसले चल रहे हैं। तो ये तो इन्होंने तो अभी तक हमारे खिलाफ और इनके ये केस चल रहे हैं इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन में। तो जमात इस्लामी को हम इस क्यों वोट दें, ये चीज हमने हाफिज साहब को भी बोली है ये बात कि भाई आपके लोगों ने हमारे बंदों के खिलाफ केसेस किए हुए हैं और आप इधर बोल रहे हैं कि हमें वोट दो। तो ये चीजें हैं कि हमें इनसे ये बहुत सारी चीजों पे इख्तिलाफ है। 15 जनवरी से लेकर अभी तक जो हमारी मकामी क़यादत है कराची की, उनसे हम बारहा बोल रहे हैं कि भाईजान हमारे साथ बैठो, मुशावरत करो, हमें एतमाद में लो। हमें तो एतमाद में वो नहीं ले रहे हैं। जब सुना आपने सलीम सचवानी साहब, वो कह रहे हैं कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे, जमात इस्लामी के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है। इसका मतलब ये 15 जून को आपके लोग, पीपल्स पार्टी पहले कह चुकी है कि हमारे पास आ चुके हैं सर, ऐसा ही है सर, आप तस्लीम आप करते हैं। देखिए चंद लोग बैठे हुए जो बात कर रहे हैं, इनका हक है कि वो बात करें, मगर वो अपनी सीटों से रिजाइन करें, क्योंकि ये गैर जमाती इलेक्शन नहीं था, ये जमाती इलेक्शन था। वो पीटीआई के टिकट के ऊपर जीते हैं, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इनकी जिम्मेदारी बनती है आईनी, आप कहें कानूनी उनको, और इखलाकन। आप कहें उनको कि भाई आप रिजाइन करें। आपके सामने तो मैं कह रहा हूँ रिजाइन करें, गुड, यस, आपके सामने तो मैं कह रहा हूँ वो रिजाइन करें अपनी सीटों ठीक से, है। ये नोटंकियां न करें, वरना फिर चेयरमैन साहब ने जो कहा है जमात इस्लामी को वोट देने के लिए, तो उस हिसाब से वोट दे। नहीं मान रहे ना, ये लोग नहीं मान रहे, तो सर रिजाइन करें और चले जाए, आप दोबारा इलेक्शन में आए, पीपल्स पार्टी के टिकट पे आना हो या आजाद हैसियत से आना हो, जिस भी हैसियत से आना हो, आए दोबारा इलेक्शन में। मगर इस तरह की बेहुदा बातें करना और जमाती पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करना और दीगर इल्जाम लगाना, केसेस जो ये कह रहे हैं बनाए जमात वालों ने, तो जाहिर सी बात है अगर केसेस बनाए होंगे, कुछ गलत हुआ होगा या नहीं हुआ, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, उसको भी बैठ के बातचीत से मसले हल हो सकता है। मगर चेयरमैन की बात न मानना पीटीआई के, ये एक सरासर जाती है पीटीआई सर, की, बात ठीक माने है। या फिर रिजाइन करें। ठीक है राशिद मनान साहब, और सर ये सब कुछ हो रहा है 9 मई के तनाजुर में। ये जो जितनी भी ड्रामेबाजी हो रही है 9 मई के तनाजुर में हो रहा है। और सर 9 मई के तनाजुर में सर आपने देखा होगा अमेरिकन मुस्लिम खातून, हमें खुशी है कि अमेरिकन मुस्लिम खातून खदीजा शाह, जिसके साथ इन्होंने बहुत अच्छा बिहेवियर शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट ने इनसे कहा तो क्या मुमलिकत है खुदा दादे पाकिस्तान में रहने वाली मुस्लिम औरतों की कोई इज्जत नहीं है? बिल्कुल इज्जत है, इज्जत है। तो फिर उनके साथ जो बदसलूकी की गई, इनके साथ में जो ज्यादतियां की गई, जो उनको मारा पीटा गया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयां हुई? सर ये खवातीन, 9 मई का दिन खवातीन के लिए योम सियाह का दिन है। जो सुलूक खवातीन के साथ किया गया था वो योम सियाह खवातीन के लिए। आगे आपका पॉइंट, योम सियाह जो है वो आगे भी बढ़ेगा। उस दिन 50 शहीद हुए थे, जिन्होंने शहीद किया था उन 50 कारकुनों को, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज होनी चाहिए, हुकूमत को करनी चाहिए। आपका पॉइंट आ गया कि उस खराबी को खत्म किया जाता और मामला को रफा दफा किया जाता, इस खराबी को तूल दे के अब ये बल्दियात के इलेक्शन तक ले आए, बल्दियात के इलेक्शन में इन बातों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, नहीं करना चाहिए, आपका कहना है। जिस तरह सिंध हाउस में लोगों को बंद किया गया था और डिफेंस के अंदर में लोगों को पकड़ के बंगलों में रखा गया,
कि वो वोट न डाल सके या ये इनके हक में डाले, इसके लिए मनाया जा रहा है, इनको उनके लिए रिश्वतें दी जा रही है। सर ये रिश्वत साजिद साहब अब इतना टाइम ही हम लेंगे। बिल्कुल सर, देंगे आप आपको, इससे बिल्कुल ज्यादा देंगे। टाइम लीजिएगा, आप इससे ज्यादा टाइम लीजिएगा, ठीक है। मगर सच बोलिएगा, सच ठीक के है, सिवा कुछ चलो न कहिएगा। आ गया जमात इस्लामी से मौक़िफ़ ले लेते हैं। राशिद बनान साहब, आपने ये देखा और हमारे ये जरा बता रहे हैं कि आपके लोग भी बराए फरोख्त हो चुके हैं और वो डिफेंस और क्लिफ्टन में कहीं बैठ के कढ़ाइयाँ, मुर्गे, यखनियाँ पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी, या वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्या आपका मौक़िफ़ है? सबसे पहले तो एक बात अगर मुझे आप 1 मिनट दो तो मैं कनकोड के एक वाक़या आपको बताता हूँ। हमारे पीस पार्टी के भाई बैठे हैं, तनकीद तामीरी है, तामीरी होनी हाँ चाहिए। तामीरी होनी चाहिए, इनको दे जैसे उनका। तनकीद बराए इस्लाह होनी अच्छा, चाहिए। तो मैं आपको वही बताना चाहता सामने हूँ। लिखे को नहीं मान मैं रहे। आपको बताऊँ कि कैंट कोर्ट में अपनी एनजीओ बाप ट्रस्ट की तरफ से जब गया, वहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन थी स्टूडेंट्स की, तो वहाँ जो वडीर जिनसाब से हमारा रब्ता था, उन वडीर साहब ने जो मुझे रात को बेहतरीन औताक में बिठाया, और रात का वक्त हो गया था, हम सो गए, सुबह उठे देखा बड़ा खूबसूरत औताक है, बहुत अच्छा मंजर था। तो जहाँ हमें पता कर मालूम हुआ तो 2 कमरे का बेनज़ीर साहबा का बनाया हुआ स्कूल था, जो उसको औताक बनाई हुई है। और फिर हमने उससे पूछा कि भाई स्कूल के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं जहाँ प्रोग्राम करेंगे, कह रहे वो तो अंदर होते हैं। तो मैंने कहा कि अंदर कहाँ होते ये आप हैं? झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं खुदा को हाजिर नाजिर रख के बात कर रहा हूँ। सही। तो फिर वो पता लगा नीम के पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ा कौन रहा है? उनकी 2 बेटियाँ, यानी टीचर भी वो स्कूल औताक के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो सिंध में ये जो पीपल्स पार्टी कर रही है ना, ये दरअसल जो कहते हैं ना भुट्टो जिंदा है, भुट्टो साहब बड़े मोहतरम है, लेकिन बात ये कि भुट्टो साहब की के तालीमात के बरखलाफ ये काम कर रहे हैं। अवाम, भुट्टो तो अवामी लीडर था, अवाम के लिए उसने काम किया और अवाम के लिए जान दी। तालीम बाला खोला तो हुआ और है। ये जो लोग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अपनी पार्टी की बदनामी खुद कर रहे हैं, चाहे आज के दौर के लोग हो या पुराने दौर के लोग हो। पुराने दौर के लोग जो साहित्य रह गए, नए दौर जो है वो अब जरा मेरे सवाल पे भी आ जाए, आपके लोग भी चले गए हमारे, जरा बता असल रहे की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आज 75 साल में लोगों की ख्वाहिश ही रही कि जमात इस्लामी के लोग टूटे बिके, अच्छा। और हम उसका मजाक उड़ाएं। अल्लाह ने ऐसा मौका नहीं दिया। सर, बड़े बड़े बिके हैं सर यहाँ, नहीं, ऐसा कोई 1-2 मिसाल दे दीजिए। बड़े बड़े एक लोग मिसाल। जाते रहते हैं सर। हाँ, अभी आपने देखा दूसरी पीटीआई बात के है। बड़े बड़े लोग चले गए लेकिन सर। ये भाई हमारे कह रहे थे कि पीटीआई वाले इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ। सवाल ये पैदा होता है कि लोगों ने ऐसे लोगों को मुंतखब ही क्यों किया जो पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी करते हैं। तो आप इतना इतना ये इतना तो आप बात न करें कि कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं राशिद लोगों भाई ने साहब? इस्लाम को कोई नहीं जानता, जी। आपके दिल में क्या है? नहीं, आपके तो हमारे से अंदर से क्या बोला नजर आता है। तो उससे बताओ क्या है ना कि इन्होंने क्यों टिकट दिया, मेरा भी point ये है। बात तो आप ना कर मेरा रहे पॉइंट भी ले रहे हैं। और कितने आपके आप पीछे से तो बिके बिल्कुल हुए हैं। आप चल, बोल रहे हैं इसका चल, मतलब ये नहीं कि आप 70 सालों में जी। हमारा कोई शख्स नहीं बिका, नहीं बिका। एक वोट तो आप कह रहे हैं ना सर कितने अभी पता चल जाएगा सर 15 जून को, ऐसा ही है। पंद्रह जून को मालूम आ गया, पड़ जाएगा कितने आ गया। बिके। राशिद साहब आपका पॉइंट अब आते हैं सर हुकूमत के पास आते हैं। रज़ाक बाजवा साहब, डिफेंस और क्लिफ्टन में बहुत जगहों पर आप मेहमान नवाजी में इस वक्त मसरूफ हैं, जैसे सिंध हाउस में हुई थी, ये इल्जाम इस वक्त आप पर लगाया जा रहा है, क्या ये दुरुस्त है? देखिए जी, जहाँ तक ये इल्ज़ाम है कि हमने नाज़मीन को बंगलूज में या कहीं रेस्टोरेंटों में ठहराया हुआ है, मैं समझता हूँ कि आजकल तो मीडिया का दौर है, मोबाइलों मुमकिन है आ जाएगी वीडियो सर, आ जानी चाहिए, आ जानी सरप्राइज चाहिए, हो जाएगा आपको। बिल्कुल आना चाहिए। सिंध हाउस का भी आ गया था। हाँ, बिल्कुल आ गया। सिंध हाउस का भी आ ऐसा गया। कुछ भी नहीं है। अब जैसा कि अभी आपने जमात इस्लामी का फरमाया कि वो जमात इस्लामी के कुछ लोग भी आगे पीछे, मैं बिल्कुल तायद करता हूँ राशिद साहब की कि जमात इस्लामी के लोग, हमारी सियासी मुखालफत अपनी जगह पर, ठीक है, हम हाफिज साहब की बहुत एहतराम करते हैं। जमात इस्लामी इंतहाई काबिल एहतराम जमात है, मैं टीवी पे कह रहा हूँ, और उनके लोग बिल्कुल इस तरह के बिकाऊ माल नहीं है। ये बिल्कुल मैं बात दुरुस्त करता हूँ। जिस तरह का ये हमारे ये जो तहरीक इंसाफ अब वो 1 रुपए किलो पे हुई है ना, वो ऐसा नहीं है। नंबर सर ये एतराफ करेंगे, खरीद रहे हैं, ठीक है, सुने ये इसका एतराफ करें, नोट रखिए। ओके। एक बड़ा सस्ता हाँ, ये एतराफ कर रहे हैं, अपने जुर्म का इकबाल कर रहे हैं। देखें मैं ये कह रहा हूँ कि 1 करोड़ गालबन हमारे जरा बता रहे हैं, मुबैना तौर पर 1 करोड़ रुपए से स्टार्ट है। ये सारा झूठ है। अच्छा। जमात इस्लामी से पीटीआई के यूसी कौंसल इसलिए नाराज है कि एक तो जमात इस्लामी के साथ हमारा इलेक्शन में मुकाबला, ठीक है, जो जीता सो जीता, और जो केसेस किए जमात इस्लामी ने, जो केसेस हर एक पर केस, उससे वो ज़रूर नाराज़ है। पीटीआई के हमारे जो जीते हुए कैंडिडेट हैं वो नाराज़ है। और दूसरी बात वो इस बात पे भी नाराज़ है कि जो हाफिज नईम साहब
उस शख्स के पास गए हिमायत लेने के लिए ठीक है, जिसने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का सुनवाएं घर सर, जलवाया, बाजवा साहब को जिसने सुनवाएं। चलो मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान का ये मोहम्मद अली जिन्ना हमारे प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवाएं। सईद गनी साहब, मैं आपको बाजवा साहब सुनवाना चाह रहा हूँ। सईद गनी क्या कह रहे सर? प्रोड्यूसर जरा सुनवाएं। सईद गनी साहब कुछ फरमा रहे थे, तो बाजवा साहब और फिर मैं जरा जमात इस्लामी से इससे मौकिफ लूँ। लेकिन अगर उस फलाही इदारे को जो चलता किस पे है, ज़कात पे, खैरात पे, फितरे पे, और लोग उनको पैसा देते हैं इसलिए कि वो समझते हैं कि ये पैसा किसी अच्छी जगह खर्च हो जाएगा और हमारी आखिरत संवर जाएगी। लेकिन अगर ये पैसा हाफिज़ नईमुर रहमान को इलेक्शन जितवाने के लिए खर्च हो रहा हो, ये पैसा जमात इस्लामी को शहर में इलेक्शन जितवाने पे खर्च हो रहा हो, तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग अल-खिदमत को पैसे दे रहे हैं उनको ये सवाल उनसे करना चाहिए, उनका ऑडिट करना चाहिए, हाफिज़ नईमुर रहमान को जवाब देना चाहिए। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इस बल्दियाती इलेक्शन में कराची में ख़ास तौर पर जिन जमातों ने इलेक्शन पर खर्चा किया है, जमात इस्लामी ने उनसे शायद 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा खर्च किया। अरबों रुपए का खर्चा हुआ है इनका, अरबों रुपए का। ये जवाब दें, अल खिदमत का पैसा इस बल्दियाती इलेक्शन की मुहिम पे क्यों शुरू हुआ, खर्च हुआ है? इन्होंने लोगों से वोट लेने के लिए अल खिदमत के नाम पर राशन तकसीम किए, उनसे शनाख्ती कार्ड लिए। आपने देखा सर, सईद गनी साहब कह रहे हैं कि एक निजी फलाही इदारे पे कई इल्जामात उन्होंने लगा दिए। सर बाजवा साहब, बगैर सबूत के इतने बड़े इदारों पर इल्जामात लगाना जो कि यतीमों गरीबों की कफालत। चले बाजवा साहब, चले मैं ये कहता हूँ, जो सईद गनी साहब ने इल्जाम नहीं लगाया, ये एक हकीकत बात है कि 1 अरब से ज्यादा खर्चा किया है जमात इस्लामी ने इस इलेक्शन पर, लोकल बॉडी इलेक्शन पर। ठीक है, तो मुझे बताएं कि ये जो इनके कैंडिडेट हैं या इस पार्टी के पास फंडिंग तो लोग जो करते हैं वो तो अल खिदमत इदारा है जो इनका एक। ये आपके पास सबूत है? आपने क्या ऑडिट होना चाहिए इसका? एडवर्टाइजिंग में इतना खर्चा कौन कर रहा है? और अभी तक जिस तरह ये हाफिज नईम साहब जो खर्चात कर रहे हैं और वो खुद बता दें कि हमारा खर्च नहीं हुआ, वो तो आप ऑडिट करवा लें किसी इदारे से। मैं सईद गनी साहब की बात की बिल्कुल तायद करता हूँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये पैसा खर्च होना चाहिए जो जिस तरह जमात इस्लामी फलाही काम करती है, हम उसकी तायद कर। ये पैसा उन्हीं फलाही कामों पर ही खर्च होना चाहिए जो आज हाफिज साहब की इलेक्शन कैंपेन आ गया। पहले मैं जरा राशिद मन्नान साहब, ये इतनी बड़ी आपकी फलाही इदारे की तंजीम और फिर ये भी इल्ज़ाम के हाफिज नईम साहब अरबों रुपए के फंड जो यतीमों गरीबों ने आपको दिया था कि आवाम की कफालत करें, और आप उसको सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा देखिए, जहाँ तक ये बात है ना कि फलाई का खर्च हमने कर दिया, फलाई तंजीम अल खिदमत का आप लोगों ने आगे कार्ड लिया हुआ है और आवाम को आप बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए ये इल्जाम है, ये मैं तो उसके बावजूद हमारे फलाई काम तो सारे चल रहे हैं। वो तो ये इल्जाम है। मैं नहीं, जो पैसा था सुनिए, मैं आपको पूरी बात, आप मुझे थोड़ा जवाब दीजिए कि अव्वल तो इल्जाम है, ये साबित नहीं कर सकी कोई बात। मैंने आपको पिछली मतलब रसीद दिखाई थी इसी प्रोग्राम में कि हम खुद पैसे देते हैं, एक आदमी जमात इस्लामी को पैसे नहीं, वो एक पैसा आपने हाफिज नईम की इलेक्शन कैंपेन पे खर्च किया, ये इल्जाम है। देखिए, हमारे ज़कात की मदद अलग होती है, सदकात की मदद अलग होती है, हम उनका सबका ख्याल रखते हैं। लोकल बॉडी पर आपने पैसा जो खर्च किया, ये कहाँ से? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, उसके बावजूद हमारे तमाम इदारे चल रहे हैं। अव्वल तो इल्जाम है, उसके बाद हमारे तमाम आगोश हम चला रहे तो हैं। इलेक्शन कैंपेन के इलेक्शन कैंपेन में हमारे अपने लोगों ने पैसा खर्च किया है। हमारा एक सिस्टम होता है वो जो आपको यहाँ बता नहीं सकते। हमारे जी चले, हमारे अरकान खालों के पैसे हैं या जो भी ऐसा नहीं है। हमारे अरकान को एक टास्क दिया जाता है, उनको एक हदफ दिया जाता है कि उतना पैसा इलेक्शन फंड में जमा कराएंगे। हमारे उम्मीदवार से कोई पैसा नहीं लिया जाता। उम्मीदवार अगर अपनी जेब से 1 रुपए की चाय भी पिला दे तो उसकी पूछताछ हो जाती है। अलबत्ता हम कुछ लोगों को टारगेट देते हैं, कारकुनान को, अरकान को, कि आप इलेक्शन के फंड जमा कराएं। अच्छा, हमने तो ये पैसा खर्च कर दिया चुनाव फ्लाई फंड का, आपको नजर आ गया। आप जो करोड़ करोड़ में खर्च कर रहे हैं, 42 करोड़ कहाँ से देंगे? आपके पास इसका मतलब आप भी तस्लीम करें कि आपके पास भी कोई बैरून ज़राए से पैसा आता है, और अगर आपके पास बैरून ज़राए से पैसा नहीं आता है तो आप हुकूमत कर देंगे पैसे खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब हुकूमत का पैसा खर्च करना चाह रहे हैं। लेकिन बात ये कि आप लोगों को खरीदते हुए हमेशा
शहर में आपने अभी भी ये अभी जो एक बात चल रही है 1 करोड़ शहीद गनी साहब जो कह रहे हैं, शहीद गनी साहब की मालूमात बड़ी नाकिस है। हालांकि ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं जमात इस्लामी को और दिल से तस्लीम भी करते हैं। आज अगर हमसे थोड़ा सा हाथ मिलाने की कोशिश करें तो शहीद गनी हमारी तारीफ भी करेंगे। नहीं, आप लोग इसलिए हमारे भाई कह रहे तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं। आप इसी हमारी हमारा तो ये कहने का मकसद है कि जो पैसे हैं जो 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 आपके पास फंडिंग है वो उन्हीं जगह उन्हीं फलाई खिदमत एक ऐसी एनजीओ है इसका ऑडिट होता है, खिदमत का ऑडिट होता है ठीक बाकायदा, है। और हम हर वक्त कहते हैं कि हमारा ऑडिट कर लें, आप जब चाहे कर लें ऑडिट, अरे फिर माफी भी मांगनी पड़ेगी आपको अगर ऐसा कोई चीज नहीं निकली तो। चले ठीक है। अब मैं जरा सलीम साहब से एक सवाल करूंगा, फिर मैं आऊंगा, एक लास्ट क्लिप है वो आपको सुनवाएंगे, फिर इख्तिताम की तरफ हम जाएंगे। सलीम साहब, आपको पहले आपके जो लोगों पे बड़ी, क्योंकि कराची का मेयर आपके लोगों पर ही है, क्योंकि आपके लोग अगर जमात इस्लामी के पास चले गए तो इनका मेयर आ गया, अगर आपके लोग घरों पे बैठ गए, निकले ही नहीं या इस तरफ बराए फरोख्त हो गए तो फिर पीपल्स पार्टी का मेयर आ जाएगा। अब आपके लोग निकलेंगे नहीं सर, इसमें जो है वो न निकलने की शायद उन्होंने कुछ को पेमेंट की होगी, मगर उनके न निकलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास सादा अक्सरियत तो उनको साबित करनी ही पड़ेगी। अगर ये कहते हैं कि खाली कमी बेशी से गुजारा हो जाएगा तो ये कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है सर। फिर ये केस चलेगा, स्टे ऑर्डर भी लगेगा मेयर के ऊपर कि मेयर उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक कि गैर कानूनी खत्म नहीं, उस मेयर के बनने के ऊपर भी स्टे ऑर्डर लगेगा, और ये केस चलेगा पहले इस बात के ऊपर कि किस तरीके से जो है ना इनके सादा अक्सरियत नहीं है और ये किस तरीके से मेयर ला रहे हैं। ये नहीं आ सकता मेयर से, किसी भी सूरत नहीं है, न इंसानी कानून इसकी इजाजत देता है, न आइन इसकी इजाजत देता है, न इखलाक इसकी इजाजत देता है कि अक्सरियत नहीं है और मेयर आ जाए। अगर अक्सरियत मेयर के बाद भी तुर्की के अंदर इलेक्शन में अक्सरियत नहीं थी, चंद हालांकि वो दूसरी पार्टी से ज्यादा थे वोट, खुद तस्लीम कर लिया उन्होंने, ज्यादा थे वोट्स इनके, मगर उन्होंने दोबारा इलेक्शन में ले गए। अगर इनको ऐसा ही है दोबारा आ जाए इलेक्शन में, इनको जो इन्होंने दांधला मारा है वो दांधला भी खत्म हो जाएगा। आ जाए दोबारा इलेक्शन में सर, अगर इनको ऐसा ही शौक है तो करा ले दोबारा इलेक्शन में। अगर इनको सादा अक्सरियत नहीं थी, लोगों को गायब करना है, करप्शन करना है, तो ये चीजें तो सर अभी बहुत हो चुका। पहले वफाकी हुकूमत जो है पूरा पाकिस्तान उसकी सजा भुगत रहा है, जो वफाक के अंदर ये ड्रामा किया गया। अभी तो पेट्रोल वगैरह आ रहा है सर, सर आप झूठों की बातें आप करते हैं, जिनको पेट्रोल आ गया मगर सर किस रेट पे आ गया, कौन को बताया गया कि इस रेट पे आया, कौन सी करेंसी में आया, झूठ बोल रहा है। कोई कह रहा है किस चाइनीज करेंसी में आया, कोई कह रहा है रशियन के आया डॉलर में, कितना % डिस्काउंट दिया, उससे क्या फायदा पहुंचेगा लोगों के। अभी तक किसी ने बताया कि हम कल से ये रेट कर देंगे पेट्रोल के। सर ये कौम को सिवा बेवकूफ बनाने के और कुछ कर ही नहीं सकते, ये सिर्फ अपनी जायदाद बनाने के लिए आए होते हैं, सिर्फ उनको अपनी जायदाद बनानी होती है, इनको आवाम से कोई गर्ज नहीं है। कश्मीर का गरीब जो कह रहा है ना वो सही कह रहा है, और उसकी वो मैं कहता हूँ आमीन, अगर ये बात सही है तो ठीक है। चले जी, सुनवाए जरा प्रोड्यूसर साहब, लास्ट एक शॉट सुनवाए तो फिर हम इस पे जरा बात कर लेते हैं। हाफिज नईम साहब इसे गर्जे बरसे, सुनवाए जरा हाफिज नईम साहब क्या कह रहे हैं। आज इन्होंने जमात इस्लामी पर यह इल्जाम लगाने की कोशिश की कि हम कोई नस्ली मुनाफरत फैला रहे हैं। आप उस वक्त कहां होते थे जब हम मुकाबला करते थे उन लोगों का जो सिंधी महाजिर फसाद करते थे। हम मुकाबला करते थे और तुम दुम दबाकर भागे हुए थे। ये खास तौर पर अपना वडेरा शाही माइंडसेट और लूट मार का निजाम बरकरार रखने के लिए सिंधियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो उम्मे रुबाब चांडियो बरसों से इंसाफ तलब कर रही है, और ये जो गौराम चांडियो और गैबी खान चांडियो वडेरे और जागीरदार, इन्होंने उसके बाप को चचा को कत्ल कर दिया। ये उम्मे रबाब चांडियो कौन है? ये सिंधी बलोच है, मारने वाला वडेरा है। ये नाजिम जोखियो कौन था? वो भी तो सिंधी था। उसका जुर्म यह था कि वो वडेरे के आगे खड़ा होकर वीडियो बना रहा था और फिर उसको ले जाकर डंडों से औजारों से पूरी रात मार मार कर शहीद कर दिया। जी आपने सुना, अमीर कराची ने कई इल्जामात लगा दिए सर, कुछ बच गया सर? देखिए जी, नईम साहब ने जो इल्ज़ाम लगाए, इनका जो ये जो झगड़े हुए हैं, जिस तरह वो जोखियो साहब का कत्ल हुआ था, वो एक सियासी कारकुन था, उनका जो सरदार था वो भी जोखियो ही था। जो चांडिया साहब का जो कत्ल हुआ है लड़काने में, जिनकी बेटी उम्मा, वो क्या नाम है अभी, हाँ, वो भी वो आपस में एक ही बिरादरी है, एक ही रिश्तेदार है, एक ही कुनबा कबीला है।
اب یہ مارنے والا ان کا کہنا ہے وڈیرا ہے اور وہ وڈیرا آپ کا ایم پی اے ہے. دیکھیں اب اس کا پیپلز پارٹی سے اگر تعلق ہے, اگر وہ وڈیرا ہے تو آپ ان اس کو میں ہٹا دیتے. پیپلز پارٹی کا کیا قصور ہے؟ تو آپ کا بندہ ہے نا سر, نہیں دیکھیں نا, عدالتیں موجود اگر ہیں, وہ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور عدالتیں موجود ہیں, عدالتیں میں انہیں حق حاصل ہے, وہ ثابت کرے, انہیں گرفتار کروائیں, انہیں سزا دلوائیں. پیپلز پارٹی اگر ان کی سزا کے خلاف آتی ہے, عدالتوں میں آ کر ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں, تو بالکل ہم ذمہ دار ہیں. اب اگر آپ نسلی نفرت نہ پھیلائیں, اس سے سندھی, اردو, کراچی اور میں نہیں پھیلا رہا سر, یہ حافظ نہیں کہتے ہیں سر. میں حافظ صاحب سے گزارش کروں, اس سے پورے سندھ میں لوگوں کو اعتراضات آ رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا دیکھیں, اخبارات دیکھیں, اس پر حافظ صاحب کی اس طرح کی گفتگو مجھے بہت ہی موجبانہ, سر برا نہیں مانیے گا, مجھے یاد ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا تھا مرسوں سندھ نہ ڈس. بالکل یہ بات درست ہے. تو یہ آپ نفرت نہیں پھیلا رہے؟ نہیں, یہ کیا بات ہے؟ ہم نے کیا کہا تھا کہ سندھ کو پاکستان سے الگ کر لو. یہ ایک چیئرمین ہم نے یہ کہا تھا کہ سندھ ہمارا ہے, ہم سندھ کو کسی صورت میں کسی قوت کے حوالے نہیں کریں گے, کسی غیر قوت کے حوالے. ہم نے کوئی اپنی جو ہماری پاکستان کی جغرافیہ نہیں, تو پھر جو کراچی صوبے کی بات کرتے تھے آپ کہتے تھے یہ نفرت پھیلا رہے ہیں. نہیں دیکھیں, یہ نعرہ بھی جو ہے, یہ جو تو پھر آپ کون سے پھول, آپ کے تو پھول نہیں جھڑتے نا سر, آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں. نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. دیکھیں اب بات کہاں کی ہے, کہاں ایسا نہ کریں. اگر یہ کہنا ہے کہ مرسو یہ تو سندھ سے ایک محبت کا اظہار ہے, وہ پورے صوبے کی بات کر رہے ہیں, کسی ایک قوم کی, ایک شہر کی, ایک ڈسٹرکٹ کی بات نہیں ہے. مرسو سندھ نہ, یعنی میں پورے سندھ میں رہنے والی تمام قوم کی بات ہو رہی ہے, اس میں خالی سندھیوں کی بات نہیں ہو رہی. حافظ نعیم نے یہ بھی کہا کہ جب کراچی میں قتل و غارت ہو رہی تھی آپ دم دبا کے نکل گئے تھے. نہیں, تو کراچی کے لیے بھی آپ مرسوں بولتے نا سر. بھائی کراچی تو ہے سندھ, کراچی کوئی تو الگ. وہ حافظ نعیم صاحب کہہ رہے تب کیوں چلے گئے تھے آپ کسی ایک پارٹی کے ڈر سے؟ دیکھیں حافظ صاحب سیاسی کارکن ہیں, ان کا حق ہے وہ جو چاہے, لیکن کراچی کو اور سندھ کو کوئی الگ چیزیں ہم نہیں سمجھتے. کراچی بھی ایک ڈویژن ہے سندھ کا, جس طرح سندھ کے 6 ڈویژن ہیں, کراچی بھی اسی طرح ایک ڈویژن ہے, اور یہ سندھ کا حصہ ہے. چلے آ گیا سر, آ گیا. پہلے راشد منان صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. سر یہ صرف بیان, ایک دوسرے پہ الزامات, اب تو نہیں ہونا چاہیے. اب تو ہم تعمیری گفتگو کریں. آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے تھے جماعت اسلامی والے, آپ لوگ عوامی اویئرنیس پر کام کر رہے تھے, آپ لوگ آئی ٹی پہ کام کر رہے تھے, آپ کے الیکٹرک کی جو مظالم تھے ان پر آواز اٹھا رہے تھے. اچانک اب آپ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ الزامات, اور پھر ہم انتشار کی طرف جا رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ آپ ہار جاتے ہیں کراچی کا الیکشن, پھر کیا کریں گے؟ قتل و غارت, لوگوں کو بھائی آئے سڑکوں پر. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاسی جب دنگل سجتا ہے تو اس قسم کی باتیں دونوں طرف سے ہوتی ہیں, اور نہیں چاہیے. اگر سعید غنی ایسی بات نہ کرے تو حافظ صاحب کو اس کا جواب نہ دینا پڑے, اگر مرتضیٰ وہاب ایسی بات نہ کرے تو حافظ صاحب کو اس کا جواب نہ دے پڑے. وہاں پہ پیپلز پارٹی کے کئی ترجمان ہیں, یہاں پہ حافظ صاحب اکیلے ہیں. بات یہ ہے کہ حافظ صاحب کو جواب دینا پڑتا ہے, اس لیے کہ جب آپ سیاست نفرت کی کریں گے تو آپ کو بھی اپنے حصے کا حساب کہیں کہیں دینا ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. اور جو حافظ صاحب نے بات کی ہے نا کہ جب کراچی میں لاشیں گر رہی تھی اور سندھی مہاجر اور پٹھان پنجابی اور دیگر قوموں کی لڑائی ہو رہی تھی, تو جماعت اسلامی تھی جو ڈٹی ہوئی تھی. پیپلز پارٹی نے کہاں مقابلہ کیا؟ اس زمانے میں بھی ہم ان کے خلاف آواز اٹھاتے تھے, الیکشن بھی لڑتے تھے, اور الیکشن لڑنے کے میں ہمارے لوگوں کی اور کھالے بھی جمع کرتے, سب کام کرتے, ہم نے کوئی کام نہیں چھوڑا. کراچی کو ہم نے اون کیا, اور کراچی کے ہم رہنے والے ہیں اور کراچی میں رہتے بستے, اور کراچی کو بھی ہم سندھ کا حصہ سمجھتے ہیں بھائی کے مطابق. اور ہم صرف کراچی کی بات نہیں کرتے, ہم تو پورے سندھ کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سندھ کے پورے حقوق ادا کیے جائیں. وڈیرا ایک سمبل ہے, کسی کا نام نہیں لیا جاتا, کسی پارٹی کا نہیں ہے, وہ سمبل ہے. ملک ایک سمبل ہے, خان ایک سمبل ہے, کہ وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں. یہ ایک مثال کے طور پہ بات کی جا رہی ہے. اب اگر پیپلز پارٹی کے لوگ ایسا کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ان کو اس کا نظرثانی کرنا چاہیے, اور عوام سے محبت جو کرنے کی دعوے کرتے ہیں اس میں محبت کرنی چاہیے. اچھا دیکھیں پیپلز پارٹی پہ سب سے زیادہ بات آتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ مستقل سندھ میں ان کا اسٹیک رہا ہے. ایسا نہیں ہے پنجاب, دیکھیں ہاں سنیں نا, یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں کاف لیگ بھی آئی ہے, پنجاب میں نواز لیگ بھی آئی ہے, پنجاب میں پی ڈی آئی بھی آئی ہے, تو وہاں اسٹیک سب کا ہے. یہاں کی عوام کسی کو نہیں چنتی, یہاں پہ عوام پیپلز پارٹی, ہاں پیپلز پارٹی کو چنتی, کیوں چنتی؟ محبت کرتی ہے. ایسا نہیں ہے, جیسے چنتی ہے تو آپ کو پتا ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ مینڈیٹ بات یہ کہ شہری اور دیہی سیاست کا بڑا فرق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کتنے ناظم ہیں پورے سندھ کی, میں بات کر رہا ہوں گھوٹکی سے لے کر کراچی تک,
मैं जमात इस्लामी हमारी बड़ी मोतबर जमात है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो बता दें मुझे उनके कितने कराची के नूरियाबाद से बाहर आपके कितने नाजिम हैं। आप लोग नूरियाबाद से बाहर निकलते नहीं है। अब सिंध पीपल्स पार्टी पूरे सिंध को ऑन करके बैठी हुई है। सर ठीक है ठीक है ठीक है आपका नंबर नहीं है सर, सलीम साहब का नंबर है। चले लास्ट में मुझे ये बताया सलीम साहब, अगर 15 को कुछ भी हो सकता है, हमारी बेस्ट विशेस तमाम पॉलिटिकल पार्टी के साथ इंशाल्लाह जी आला बनेगा हमारा। फिर आप दो पार्टियों का लाए अमल क्या होगा कराची में? मैं आपको बताऊं, ये तमाम तर खराबी जो ये बदमाशी है जो जिसका तस्करा पूरे प्रोग्राम में चलता रहा है, जो चल रही है, तो उसकी सबसे अहम वजह ये है कि जो खराबी असल खराबी है उसके ऊपर तवज्जो कोई नहीं दे रहा है। जिसके ऊपर तवज्जो सिर्फ खान साहब देते हुए आए और वो कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ और करप्शन का रूल ऑफ लॉ और करप्शन का खात्मा होना चाहिए। ये आप देख रहे 3 लाख के वोट लिए इन्होंने, और 3 लाख वोट लेने वाले जो है ना वो 3 करोड़ की आबादी वाले शहर के कहते हैं हमने शहर फतह कर लिया, हमारे नाज़मीन गिन लो। तो ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है, कहाँ का वो है? उसने दी आधे से ज्यादा वोट ठप्पे मार के लगाए गए 3 लाख में से भी, आधे से वो जाली वोट है। इस तरीके के इलेक्शन होंगे, इस तरीके से अगर हम कहेंगे कि फिर हम मुसलमान भी हैं, बेईमानियां भी हमने करनी है, चोरियां भी हमने करनी है, आवाम के हॉस्पिटलों के पैसे भी हमने करने, आवाम के रोडों के पैसे भी हमने करने, हमने करना है, आवाम को गुर्बत की लकीर से नीचे भी हमने आना है, और फिर हम कहते हैं कि हम मुसलमान भी हमें। तो यार फिर हम यूरोप वाले सही कहते हैं, यूरोप वाले बिल्कुल सही कहते हैं कि दुनिया का बेहतरीन मजहब इस्लाम और बदतरीन कौम मुसलमान। तो ये बिल्कुल सही बात है। वो सिस्टम आपने बदतरीन कौम है जो जिसके बाद करतूत करने वाले ठीक कहते हैं, रियासत सियासत अपनी जगह है। ये देखें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा वेलफेयर का प्रोग्राम है, लेकिन इसको सही अगर यूटिलाइज करते हो तो मैं समझता हूँ सिंध की गुर्बत खत्म हो जाए। यानी किसी ने बहुत अच्छी पोस्ट डाली सोशल मीडिया पे कि 450 अरब रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रखा। अगर 1 अरब की भी एक फैक्ट्री लगे तो 450 फैक्ट्री लग सकती है, और उन एक तब्दीली कर ले कि उन फैक्ट्रियों में सिर्फ खातिन को मुलाजमत दी जाएगी, बेवाओं को, मजलूम खातिन को। ये बजाय इसके कि हम 10,000 लोगों को बाद में गरीब बनाए, गुर्बत की तरफ ले जाए। मेरी भाई से अपील है कि इस पर 450 फैक्ट्रियां बनाए, इंडस्ट्रियल होम्स बनाए, खातिन को ट्रेनिंग दे सके। राशिद साहब, बेनजीर इनकम सपोर्ट जो बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम है वो आजाद कश्मीर में भी है, वो पंजाब में भी है, वो KPK में भी है, वो बलोचिस्तान में भी है, पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, एक से बात करना चाहूंगा, अगर आप अपनी बात कंप्लीट कर लियो तो। ठीक है सर, ये जो है मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ पिछले बजट का और मौजूदा बजट का। पिछले PTI के दौर में GDP थी 6.1%, अब है -2.9%। यार आप ये बताने के बजाय आप अपने वोट तो बताएं, आपने कितने कराची में वोट दिए? अरे बाबा इसे छोड़ दें यार, इंडस्ट्रीज की जो सलीम भाई इसे छोड़ दें। 6 आप ये बताएं कराची से आपको वोट कितना पड़ा? आपको कराची ने बता दिया 2.9 यार, ये आप किताबें खोलकर बैठ गए हो। आप अपने वोट बताएं। वहाँ पे था 11.9, -2.98। ठीक है, इसके अलावा आप जाए सर्विस पे, ये क्या है? ये सवाल था, ये आपका सवाल है। और इनके दौर में तो क्या किया सारे दिन कंस्ट्रक्शन -59 और इनमें -0.85। ठीक है। अच्छा, अभी आ जाए सर, एक सिर्फ इसमें इन्होंने बेहतरी की, वो बेहतरी भी की लाइव स्टॉक। हाँ। उसमें क्या है, PTI के दो मत है 2.25 और इनके दर में 3.7। PTI जो है सोशल मीडिया की वजह बताए क्या है? वो सोशल मीडिया सोशल मीडिया को छोड़े, आप बता रहे हैं, आप अपने वेबसाइट पे देख रहे हैं और आप मेरी लाइव से ज्यादा होने की वजह से सुन ले। तारीफ छोड़े, आप
हमें ये बता दें कि कराची से आपके 40 के करीब सर आपने 3 लाख वोट लिए, ठीक है, 3 करोड़ की आबादी है, आपने 3 लाख वोट, हमने आपसे ज्यादा लिए, हमने 4 लाख वोट लिए, आपसे ज्यादा लिए। कहाँ पे? पूछने में बैठे हुए इन्होंने, अरे खुदा, इन्होंने 5 लाख के करीब वोट लिए, 4 लाख बैठे हुए। हाँ, हम लोगों ने कहाँ पे? 9 PTI जमात इस्लामी के 9 लाख वोट हैं और इत्तेहादी जमातों के 4.5 लाख या 4 लाख के करीब वोट। इनके कितने पीपल्स पार्टी है? हाउस में भी 3 लाख तीन लाख करीब यानी इन्होंने आपसे ज्यादा वोट लेकर सीटें कम ली हैं, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल 100%, क्योंकि आपने बात जमात अच्छा, चले जो ली है। दी। और सर आप लाइफ स्टाइल का भी सुन लेना, लाइफ स्टाइल की बात भी सुन लें कि ये मवेशियों वगैरह में जो है आपके यहाँ पे बढ़ोतरी क्यों है और पीटीआई के दौर में कमी क्यों थी? क्योंकि आपने आवाम को उस हाल में पहुंचा दिया कि लोगों के पास पैसे नहीं थे, लाइफ स्टाइल खा सके, वो खरीद के खा सके, आपने लोगों को उस हाल में पहुंचा दिया। इस वजह से आपकी एक बात है, ये बात मैं पीटीआई वाले राय जरूर है, लेकिन एक बात बताऊंगा कि पीटीआई की जो सियासत 3.5 साल में जिस तरह तितर बितर हुई है ना, ऐसी किसी जमात के इख्तियार में आने नहीं चाहिए। वाकई इस्टेब्लिश जमात पाकिस्तान में आएगी की ताकतों से मिलकर काम कर रही होती है, वो स्टेब्लिशमेंट स्टेब्लिश होती है। इस्टेब्लिश जमात हमेशा तरक्की की बात और जब भी जनरल के साथ मिलकर हजारों लोग मरवा दिया, हजारों फौजी हमारे हजारों फौजी मर गए, बैन कर रहा हूँ जो माजी की तो हम भी सुनेंगे भी सही सर। 3 साल के अंदर जीडीपी के पाकिस्तान की कितनी हुकूमतें आई गई, हमारी एक बहन राफिया सिद्दीकी के किसी ने आवाज नहीं उठाई, खदीजा शाह के तुमने आवाज उठा ली। तो मैंने पाकिस्तान में साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।